हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कैटलिस्ट के बारे में, कैटालिसिस के बारे में। कैटलिस्ट के कितने प्रकार होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी बात किया था कि कैटलिस्ट में कौन कौन सी थियोरी जो हैं वो एप्लीकेबल है। तो कैटालिटिक थियोरीज के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था कि कैसे कैटलिस्ट होते हैं और कैटलिस्ट जो कैटालिटिक प्रोसेसेस है वो कैसे होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। एंजाइम्स क्या चीज हैं और एंजाइम कैटालिसिस किसे कहते हैं। तो जैसे कि इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, उन इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो कैटालिस्ट यूज होते हैं, चाहे वो होमोजीनस हो या फिर हेट्रोजीनस हो, इन कैटालिस्ट के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ही जो है वो कैटालिस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं तो इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करने के लिए एक विशेष प्रकार के कैटालिस्ट होते हैं जिनको एंजाइम कैटालिसिस कहते हैं, एंजाइम कैटालिस्ट कहते हैं। और इस प्रोसेस को ही हम लोग एंजाइम कैटालिसिस कहते हैं। तो एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स जो हैं वो एक प्रकार की प्रोटीनेशियस मटेरियल्स होते हैं जो कि हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, यानी जो अपने नेचर में एक हाईली स्पेसिफिक होते हैं। किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है और वही उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, इसलिए इनको एंजाइम कैटालिस्ट भी कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एंजाइम कैटालिस्ट के बारे में। एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है तो जान लो कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स enzymes are complex nitrogenous compound एंजाइम्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं which are produced by living plant and animal, living plant and animal। एंजाइम्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं और इनका प्रोडक्शन जो होता है वो सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। यानी प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो है वो बनाए जाते हैं, ये अपने आप फॉर्म होते हैं। एक्चुअली जो एंजाइम्स होते हैं वो हाई मॉलिक्यूलर मास वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। Actually, the enzymes are high molecular mass protein molecules। वास्तव में जो एंजाइम्स होते हैं वो हाईली मॉलिक्यूलर मास वाले प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और क्या चीज है कि एंजाइम्स फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। एंजाइम्स फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। एंजाइम्स जो होते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, किसमें? इन वाटर। एंजाइम्स जो हैं वो वाटर के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। और कैसे होते हैं? एंड आर वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट। वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट। एंजाइम्स कैटलाइज न्यूमेरस रिएक्शंस। एंजाइम्स catalyze numerous reactions। बहुत ज्यादा रिएक्शंस को ये कैटलाइज करते हैं, स्पेशली those
especially those concentrated with natural processes. Natural processes एंजाइम कैटालाइज करते हैं बहुत सारे रिएक्शंस को, खास तौर पे ऐसे रिएक्शंस जो कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं किसमें, नेचुरल प्रोसेसेस में। यानी नेचुरल प्रोसेसेस जितने भी होते हैं अगर उसके अंदर कैटालिस्ट की आवश्यकता है तो वो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस होती है। तो ये रिएक्शंस जो होंगी वो एंजाइम के द्वारा कैटालाइज होते हैं। दूसरी चीज कि एंजाइम को हम लोग एक और टर्म देते हैं कि ये बायोकेमिकल कैटालिस्ट होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोकेमिकल कैटालिस्ट होते हैं। बायोकेमिकल कैटालिस्ट का मतलब कि ऐसी सभी प्रोसेसेस जिनके अंदर जैविक प्रक्रियाएं हो रही हैं उन जैविक प्रक्रियाओं को भी ये एक्सेलरेट करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ जो है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है, जिसमें प्रोटीन टूटती है अमीनो एसिड्स में, जिसमें फैट टूटते हैं फैटी एसिड्स में। तो ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो किसी न किसी एंजाइम्स के द्वारा कन्वे कराए जाते हैं और जिस एंजाइम के द्वारा ये कन्वे कराए जाते हैं वही क्या कहलाता है, कैटालिस्ट कहलाता है। वो कैटालिस्ट होता है जो इन प्रोसेसेस के रेट को इनहांस कर देता है। तो ये जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उन बायोकेमिकल रिएक्शंस में जो भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे वो बायोकैटालिस्ट कहलाते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट में मिलते हैं और इन प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट्स में इनको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं किसी भी लिविंग सेल से। हालांकि ये सारी चीजें जो हैं वो इतनी आसान नहीं होती हैं। ये चीजें हम लोग बायोटेक्निकली किसी भी एंजाइम्स को बाहर निकाल सकते हैं और बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी एंजाइम्स को निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग किसी भी केमिकल्स को किसी सेल से बाहर निकाल सकते हैं या किसी सेल के द्वारा कैसे हम ज्यादा से ज्यादा उस केमिकल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बायोटेक्निकली इंसुलिन का जो है वो फॉर्मेशन किया जाता है, रिलैक्सिन का फॉर्मेशन किया जाता है। इंसुलिन जो डायबिटीज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है और जो आदमी हाइपर डायबिटिक हो जाता है तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन ये इंसुलिन निकाला कहां से जाता है, तो ये इंसुलिन जो है वो चूहे की पैंक्रियाज में जो आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस है वहां की सेल्स से डीएनए निकाला जाता है और उस डीएनए को प्लाज्मिड बनाया जाता है। प्लाज्मिड करके एक्रेशिया कोलाई जिसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल होता है और उसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल से पुनः कल्चर किया जाता है। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक डीएनए फ्रेगमेंट से लगभग 50 ml इंसुलिन जो है वो बनाई जाती है बायोटेक्निकली, एक डीएनए के फ्रेगमेंट से। और हम लोग बात करेंगे जब बायोलॉजी में पहुंचेंगे बायोटेक्नोलॉजी तक कि सबसे पहली कंपनी जो जिसने बायोटेक्निकली इंसुलिन का फॉर्मेशन किया एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है इली लिली। तो अभी ये चीजें जो है वो सीक्रेट की जा सकती हैं कहां से, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल्स से। तो वो बायोटेक्निकली किया जाता है। फिलहाल हम लोगों को इतना जानना है कि बहुत सारे ऐसे भी एंजाइम्स हैं जिनको हम लोग प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट्स में लिविंग सेल से निकाल सकते हैं। अब एक चीज ये देखें कि पहले एंजाइम का डिटेक्शन कब हुआ। फर्स्ट एंजाइम जो था जिसको सिंथेसाइज किया लैबोरेटरी में वो 1963 में किया गया बायोटेक्निकली पहला एंजाइम 1963 में सिंथेसाइज किया गया। तो मैनी एंजाइम्स have been obtained in pure crystalline form from living cells. The first enzyme was synthesized in laboratory in 1963.
1963 में पहला एंजाइम जो है वो लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किया गया। तो आइए देखते हैं कुछ जो एंजाइम कैटलिस्ट हैं इनका कैसे रिएक्शन होता है और कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें एंजाइम कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला एग्जांपल जो हम लोग देखते हैं वो है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। सबसे पहला एग्जांपल जिसमें एंजाइम कैटलिस्ट का यूज होता है तो क्या है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर का इन्वर्जन, अगर केन शुगर का इन्वर्जन हो रहा है तो ऐसे में जो एंजाइम्स यूज होती है उसका नाम है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है वो केन शुगर को किसमें बदल देता है, केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो एंजाइम invertase convert the cane sugar in glucose and fructose। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो केन शुगर का क्या फॉर्मूला होगा, C12H22O11 हाइड्रोलाइज कराएंगे, इसकी प्रेजेंस में इन्वर्टेज की प्रेजेंस में बनेगा क्या, C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक क्या बना ग्लूकोज, दूसरा क्या बना फ्रुक्टोज। एक बन गया ग्लूकोज और दूसरा क्या हो गया फ्रुक्टोज। आइए अगला प्रोसेस हम लोग देखेंगे जो हम लोगों की बॉडी के अंदर होता है। क्या होता है हम लोगों की बॉडी में, कन्वर्जन। किसका, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। किसका कन्वर्जन, ग्लूकोज का, किसमें, इनटू एथिल अल्कोहल। क्या एथिल अल्कोहल में जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये एथिल अल्कोहल में फॉर्मेशन कहां होता है, स्पेशली मस्कुलर सेल में। कब, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ये अनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। अनएरोबिक रिस्पायरेशन में एथेनॉल का फॉर्मेशन हो सकता है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है और इसके साथ साथ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसके प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, तो एंजाइम जाइमेज convert the glucose into alcohol, ethanol, C2H5OH and CO2। कैसे, तो ग्लूकोज हम लोग जानते हैं C6H12O6 और इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, जाइमेज, गेट कन्वर्टेड इनटू C2H5OH। इसके साथ क्या बनेगा, CO2। तो दो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ले लो C2H5OH, तो 2 2 4, अभी कितना बच रहा है, 2 6 हो गया। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो है वो जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, जाइमेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। आइए ये सारी रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग बायोमोलिक्यूल, वहां पे देखेंगे कि कैसे ये प्रोसेसेस हो रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कन्वर्जन ऑफ स्टार्च। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट होना है तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, डाइटेज। एंजाइम डाइटेज convert the starch into maltose। डाइटेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। तो क्या फॉर्मूला होगा, C6H10O5 का होल N, इसका 2 मॉलिक्यूल। ये स्टार्च है, स्टार्च
इसको हम n मॉलिक्यूल वाटर से क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज, किसकी प्रेजेंस में, डाइटेज के। क्या बनेगा, n मॉलिक्यूल माल्टोज C12H22O11 माल्टोज। अब आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, तभी तो आपने जो है वो फॉर्मूला लिखा था केन शुगर का, ये केन शुगर है और ये क्या है, ये माल्टोज। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक जैसा है, बिल्कुल। यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका स्ट्रक्चरल रीजन होता है, जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो वहां पे जब हार्वर्थ फॉर्मूला पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उसके कार्बन का दूसरे के कार्बन के साथ जो अटैचमेंट होता है उसके नंबर डिफरेंट होते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में 6 कार्बन के कंपाउंड से, इसलिए इनको हेक्सोजेस कहते हैं। इनके अंदर जो होता है वो एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप होता है, जबकि फ्रुक्टोज के अंदर जो है वो कीटोन एज ए फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसको एल्डोहेक्सोज और इसको कीटोहेक्सोज कहते हैं। और इनके स्ट्रक्चर में चाहे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हो या फिर हावर्थ फार्मूला हो, उसमें थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। तो वो सारी चीजें हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे इसको हम लोग। आइए, माल्टोज को अगर हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो भी एक एंजाइम का यूज होता है जिसका नाम है माल्टेज। माल्टेज एंजाइम जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। तो देख लेते हैं कैसे, कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। कन्वर्जन ऑफ maltose into ग्लूकोज। माल्टोज को कन्वर्ट होना है, किसमें कन्वर्ट होना है, ग्लूकोज में। तो माल्टोज को ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो एंजाइम माल्टेज convert the maltose into ग्लूकोज। ये माल्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देती है, ग्लूकोज में। ध्यान देना, यहाँ पे स्टार्च को हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि स्टार्च जो है वो टूट रहा है माल्टोज में, और माल्टोज को देख रहे हैं कि टूट रहा है ग्लूकोज में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये स्टार्च जो है वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर है जो कई सारे ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर के बना होता है। तो इसीलिए तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूटता चला जा रहा है। जितने भी कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स शुगर है, सेलुलोज है, स्टार्च है, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स शुगर जब हाइड्रोलाइज होते हैं तो अपने यूनिट्स में टूटते जाते हैं, यानी जिनसे मिल करके वो बने होते हैं। तो उतनी सारी यूनिट्स में ये टूटते चले जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने तोड़ा था किसमें, माल्टोज में। अब माल्टोज को तोड़ रहे हैं किसमें, ग्लूकोज में। यानी इसका जो अल्टीमेट जो सबस्टेंस है जिससे मिल करके ये बना हुआ है वो क्या है, ग्लूकोज, यानी सिंपल शुगर। अब ग्लूकोज को हम लोग जब भी तोड़ेंगे तो ग्लूकोज टूटेगा, किसमें टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटेगा। बाकी कोई और कंपाउंड या कोई भी और सबस्टेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो चले, तो माल्टोज जो है वो टूट जाता है किसमें, माल्टोज टूट जाता है ग्लूकोज में, यानी C12H22O11 को हाइड्रोलाइज हमने किया, बना क्या, 2C6H12O6 in the presence of maltase। ये माल्टेज एंजाइम है। हो गया। बिल्कुल इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे, यूरिया जो होगी वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी हाइड्रोलिसिस के द्वारा। और इसमें जो एंजाइम यूज होती है वो यूरिएज एंजाइम यूज हो जाती है। तो decomposition of urea into ammonia by enzyme urease। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CONH2।
अगर इसको हम लोग हाइड्रोलाइज कराते हैं, यूरिया, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय फ्रेडरिक वोलर, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लेबोरेटरी में बनाया गया और फ्रेडरिक वोलर ने बनाया। यूरिएज एंजाइम, यूरिएज एंजाइम ने ये टूट गया किसमें, NaH3 में, तो 2NaH3, अभी इसके साथ क्या बच गया, 2NaH3 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बच गया। अब अगर हम लोग देखें तो स्टमक में, इन स्टमक, पेट के अंदर पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन, कन्वर्ट प्रोटीन into amino acid, amino acid। हमारे पेट के अंदर क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम जो होती है वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देती है किसमें, एमाइनो एसिड्स में। और ट्रिप्सिन जो होगी, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब क्या करती हैं, इनको हाइड्रोलाइज कराती हैं और हाइड्रोलाइज करा करके इनको तोड़ती रहती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ध्यान देना, ये डायरेक्टली ऐसे नहीं होता है, डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन पे कौन एक्ट करेगा, पेप्सिन। जब पेप्सिन एक्ट करेगा तो ये पेप्टाइड बनेगा। अब पेप्टाइड के ऊपर ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन जो होगा वो इसको एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और हम लोग जानते भी हैं कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन इज एमाइनो एसिड्स। प्रोटीन जो होती है वो एमाइनो एसिड से मिलकर के बनी होती है। इस चीज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स में, कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है और क्वाaternary स्ट्रक्चर क्या है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल अभी इतना ही कि प्रोटीन जो है वो पेप्सिन की प्रेजेंसी में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टाइड में, और पेप्टाइड जो होगा वो ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोलिसिस के द्वारा। अब आओ, हम लोगों ने एक और रिएक्शन पढ़ी है, क्या चीज, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल converted into ethanoic acid। एथिल अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एथेनोइक एसिड में। कैसे, बाई माइकोडर्मा एसिटी, माइकोडर्मा एसिटी के द्वारा एथिल अल्कोहल जो है वो एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो C2H5OH plus O2 get converted into CH3COOH plus H2O in the presence of माइकोडर्मा एसिटी। इसी तरह से हम लोगों ने एक चीज अपने घरों में भी देखी है जहां पे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होता है। क्या चीज होता है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। किसमें, मिल्क को कर्ड में कन्वर्जन होता है, किसके द्वारा, बाई लैक्टिक बैसिली, लैक्टिक बैसिली के द्वारा। लैक्टिक बैसिली के द्वारा क्या होता है, लैक्टिक बैसिली के द्वारा जो है वो मिल्क कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कर्ड के अंदर, दही में बन जाता है। तो ये सारे जितने भी प्रोसेसेस थे ये सब जो है वो एंजाइम कैटालाइसिस प्रोसेस है, जिसमें एंजाइम्स जो होता है वो कैटालिस्ट की तरह से यूज होता है। फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे कैरेक्टर्स क्या है एंजाइम कैटालिस्ट के। हो गया, निकाले। अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रोसेसेस देखे, इन सभी प्रोसेसेस के अंदर जो है जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं,
ये एंजाइम्स जो हैं वो कैटलिस्ट की तरह से बिहेव करते हैं, यानी जो भी प्रोसेस, जो भी केमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हो रही है वो उनके रेट को इनहांस कर देते हैं। अब सवाल ये है कि इनकी कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट के कैरेक्टर्स क्या हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स इनके अंदर शो होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हम लोग ये जान लें कि एंजाइम जो कैटलिस्ट होते हैं ना तो इनको होमोजीनस कह सकते हैं और ना ही इनको हेट्रोजीनस कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये होमोजीनस और हेट्रोजीनस के बीच में आते हैं। तो एंजाइम कैटलिस्ट आर इंटरमीडिएट, एंजाइम catalysts are intermediate between homogeneous and heterogeneous catalyst। होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। सबसे पहला कैरेक्टर कि जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं ना तो इनको हम लोग होमोजीनस कह सकते हैं और ना ही इनको हम लोग हेट्रोजीनस कह सकते हैं। ध्यान रखना इनके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की तरह से आती है। जैसे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक हेट्रोजीनस कैटलिस्ट होती है, तो उसमें जो है वो सारी प्रॉपर्टीज लगभग ये शो करते हैं। तो अगर वो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं तो इनको माइक्रो हेट्रोजीनस कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो इट इज या समटाइम्स इट इज सिमिलर टू द inorganic heterogeneous catalyst and called micro heterogeneous catalyst। इनको क्या कहेंगे, माइक्रो हेट्रोजीनस कैटलिस्ट कहते हैं। It is unique in its efficiency. It is unique in its efficiency. ये अपने efficiency में क्या होते हैं, यूनिक होते हैं and have high degree of स्पेसिफिसिटी। इनके अंदर स्पेसिफिसिटी जो होती है वो अपने हाई डिग्री में होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, जितने भी प्रोसेसेस हम लोगों ने देखा, कहीं भी एक ही कैटलिस्ट को दोहराया नहीं गया है। यानी किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है, वो केवल उसी प्रोसेस में काम करेगा, दूसरे प्रोसेस के लिए कोई काम नहीं करेगा। तो सबसे पहला कैरेक्टर देखें कि मोस्ट इफेक्टिव या मोस्ट इफिशिएंट, सबसे ज्यादा इफिशिएंट होते हैं। तो एंजाइम catalyzed reactions are very fast, ये बहुत तेज होती है because the activation energy of reaction in the presence of catalyst becomes
वेरी लो। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर्स है कि मोस्ट इफिशिएंट होते हैं। जितने भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती हैं वो बहुत तेज होती हैं, बहुत मतलब बहुत फास्ट होती है। इसका रीजन ये होता है कि इन रिएक्शंस की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है इन एंजाइम कैटालिस्ट की वजह से बहुत ज्यादा लो हो जाती है, और जब बहुत ज्यादा लो हो जाएगी तो डेफिनेटली ये रिएक्शंस जो है वो कैसे हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगे। यानी एक मॉलिक्यूल जो एंजाइम होगा वो 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट कर सकता है। एक मॉलिक्यूल जो कैटलिस्ट है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट है या जो एंजाइम है, ये एंजाइम जो होता है एक मॉलिक्यूल 1 मिलियन से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन में इन्वॉल्व करा सकता है, उस रिएक्शंस को वेरी क्विकली करा सकता है। दूसरी चीज, हाई स्पेसिफिक नेचर। तो हाईली स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, यानी ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक इन नेचर। प्रत्येक एंजाइम जो होता है वो अपने नेचर में कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। किसके लिए, फॉर ए गिवन रिएक्शन, किसी भी दिए गए रिएक्शन के लिए, बस वो उसी रिएक्शन पे काम करेगा। तीसरी चीज, टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है कि एंजाइम एक्टिविटी जो एंजाइम एक्टिविटी होती है राइजेस रैपिडली एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। जितनी भी एंजाइम एक्टिविटीज होती हैं वो बड़ी तेजी से होती है, किस पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। और ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 37 डिग्री फॉर द ह्यूमन बॉडी। यानी every organism on which the reactions are going on, so their optimum temperature is their normal body temperature। उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा। दूसरी चीज जो हम लोग देखेंगे वो है पीएच डिपेंडेंस। पीएच डिपेंडेंस, तो पीएच डिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि जितने भी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस होती हैं they need a particular pH. It means they are most effective on a particular pH. So that pH is known as optimum pH. तो optimum pH कितना होता है for human body, 7.4. Every enzyme catalyzed reaction, प्रत्येक कैटालाइज्ड रिएक्शंस जो होती है इंक्रीजेस इट्स एक्टिविटी एट ऑप्टिमम पीएच। फॉर ह्यूमन बीइंग the optimum pH is 7.4। ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। यानी किसी भी जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस है इनको परफॉर्म करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और एक ऑप्टिमम पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी चीज कि एंजाइम कैटलिस्ट कैन नॉट डिस्टर्ब द फाइनल प्रोडक्ट। एंजाइम कैटलिस्ट डू नॉट disturb the final state of equilibrium and product।
जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं ये फाइनल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मतलब क्या हुआ कि ऐसी सभी रिएक्शंस जिसमें इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो एंजाइम कैटलिस्ट डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम। वो कभी भी फॉरवर्ड रिएक्शंस को बैकवर्ड रिएक्शन में, फॉरवर्ड जो है वो स्टेट में, फॉरवर्ड स्टेट को बैकवर्ड स्टेट में नहीं चेंज कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज इक्वलाइडल इन नेचर। जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं ये नेचर में कैसे होते हैं? कोलाइडल होते हैं, यानी एंजाइम्स फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, एंजाइम्स जो होते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं किसमें? वाटर में, इन वाटर। और इसके साथ साथ एंजाइम्स में दो चीजें और आती हैं। क्या चीज? कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इनऑर्गेनिक कैटालाइज्ड रिएक्शंस के अंदर जो है वो प्रमोटर्स होते हैं और पॉइजन्स होते हैं। तो एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शंस में, एंजाइम के कैटालिटिक रिएक्शंस में भी जो है वो प्रमोटर्स पाए जाते हैं और पॉइजन्स पाए जाते हैं। लेकिन इनके प्रमोटर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोएंजाइम्स कहते हैं या एक्टिवेटर कहते हैं। और इनके जो पॉइजन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? इनहिबिटर कहते हैं। तो प्रमोटर्स क्या करते हैं? प्रमोटर्स जो होंगे वो एंजाइम की कैटालिटिक कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? कोएंजाइम। तो जो एंजाइमिक एक्टिविटीज होती है दैट इज इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम। किसके उपस्थिति में? कोएंजाइम्स की उपस्थिति में बढ़ जाते हैं। यानी किसी भी एंजाइम की जो कैटालिटिक कैपेसिटी होती है वो किसी केमिकल सब्सटेंस की प्रेजेंसी में अगर बढ़ जाती है तो उस केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? कोएंजाइम कहेंगे। लेकिन अगर किसी केमिकल सब्सटेंस की प्रेजेंस में ये घट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? इनहिबिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहिबिटर कहते हैं। तो एक्चुअल में जो एंजाइमेटिक जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें जो प्रमोटर्स या एक्टिवेटर्स लगे होते हैं या इनहिबिटर्स होते हैं, डेफिनेटली ये क्या होंगे? इनहिबिटर्स जो होते हैं वो कोई ना कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई एक मेटल कैटलिस्ट लगा होता है और इस मेटल कैटलिस्ट पे जोड़ने के साथ उसके अंदर दो ग्रुप बन जाते हैं। तो मेटल आयनिक ग्रुप और दूसरा जो ग्रुप होगा उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे और मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस देखेंगे। तो ये चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है वो कैटालिसिस होता है, ये एंजाइम जो है वो कैसे कैटालिटिकली एक्ट करते हैं। की एंड लॉक मॉडल क्या है? की एंड लॉक मॉडल जिसको मिशेल्स और मेंटन ने दिया था। तो मिशेल्स और मेंटन का मॉडल क्या था? कैसे हम लोग एंजाइमेटिक कैटालाइज्ड रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा मतलब कोशिश होगा कि आपका एंजाइम कैटालिसिस का पोर्शन फिनिश हो जाएगा और फिर हम लोग बात करेंगे कोलाइड्स के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।